गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी सबकी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वेल फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। वीडियो लेट से आज अपलोड होने का कारण ये है कि मॉर्निंग से ही इलेक्ट्रिक इश्यूज आ गई थी, यानी करंट नहीं था, लाइट नहीं थी, जिसके कारण क्या हो गया, आज की वीडियो आप लोगों को लेट से अपलोड हो पाई है। चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज। आज है विश्व पर्यटन दिवस, यानी 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पर्यटन के महत्व और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस साल यानी विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? पर्यटन और हरित निवेश है। इसे 1980 से मनाया जा रहा है। और साथ साथ इसके पीछे एक और भी रीजन है कि 27 सितंबर 1970 यानी 27 सितंबर 1970 को क्या किया गया था, UNWTO कानून को क्या किया गया था, अपनाने की एक सालगिरह का भी प्रतीक है। दुनिया के कई देश हैं जो वित्तीय स्थिरता के जो लिए पूरी तरह से पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किस पर निर्भर है? पर्यटन पर निर्भर है। अगर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आपका हिमाचल हो गया, तो वहाँ या आपका उत्तराखंड हो गया, ये सब क्या है, एक टूरिज्म स्थल। अगर भारत की ही बात की जाए, भारत के संदर्भ में, तो ये सब क्या है, पर्यटन स्थल है। और वहाँ की जो अगर बोल सकते हैं कि वहाँ की जो शासित जनता है, वहाँ की जनता किस पर निर्भर करती है, तो आपकी वह पूरी तरीके से पर्यटन पर वो निर्भर करती है। जो पर्यटन से जो उनके वित्त उन्हें प्राप्त होता है, उससे उनका जीवन यापन जो है उसके ऊपर उनका जीवन यापन निर्भर होता है। तो ये इसके लिए क्या होता है, पर्यटन भी अपने आप में काफ़ी क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है जो है लोगों के एक जीवन जीने के लिए वित्त की जो सहायता ये प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO को क्या की है, उम्मीद की है कि 2030 तक जो सालाना अगर बोला जाए पर्यटन से सालाना औसतन एवरेज जो है 3% की दर जो है, इसमें दर से यह बढ़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। नेपाल और चीन ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। एक्चुअली क्या है, चीन में इन दिनों क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहे होंगे, जिसमें चीन के होंगे, जिसमें क्या चल रहा है, आपका जो स्पोर्ट्स चल रहा है, एशियन चैंपियनशिप चल रहा है। तो वहां पर क्या किया गया है, नेपाल और चीन के बीच में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नेपाल और चीन, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें नेपाल को, तो कौन कौन से इससे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सटे हुए हैं, भारत के कौन कौन से हो गए, तो आपका भारत का हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार है, और इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी हो गया। ठीक है। अगर बात की जाए चाइना से, बात की जाए कि चाइना से कौन कौन से प्रदेश सटे हुए हैं, तो चाइना से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है, तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब क्या है, आपकी चाइना से सटे हुए राज्य हैं, जो भारत के कुछ राज्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आखिर ये समझौते जो किए गए हैं 12 समझौते, वो समझौते क्या क्या है, तो समझौते हैं नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और चीन की जो राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच में सहयोग पे समझौता किया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर के समझौता किया गया कि किस प्रकार से डिजिटल अर्थव्यवस्था को, इसके सहयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। हरित और बोला जाए तो कि निम्न कार्बन उत्सर्जन को किस प्रकार से जो है उसको के विकास पर सहयोग से संबंधित समझौता किया गया है। इसके अलावा कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र पर समझौता किया गया है। नेपाल चीन व्यापार और भुगतान समझौते को लेकर संशोधन है। इसके अलावा हिल्सा सिमकोट रोड परियोजना और नेपाल चीन पावर ग्रिड को लेकर के भी क्या किया गया, इस परियोजना पर भी समझौता किया गया। तो ये कुछ समझौते हैं जो कि नेपाल और चाइना के बीच में किए गए हैं। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि नेपाल और चाइना के बीच में 12 समझौते किए गए हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दे दिया गया। विस्तार का मतलब है इनके कार्यकाल को और बढ़ावा दे दिया गया। सपोज जैसे इनका कार्यकाल अगर 2 साल का हुआ तो उसे 3 साल का कर दिया गया। तो देख लेते हैं अमित खरे को लेकर के। अमित खरे को अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए इनको क्या किया गया था, सलाहकार नियुक्त किया गया था अक्टूबर 2021 में। और अभी क्या है, 2023 है। अब क्या है, इनका ये अक्टूबर आएगा, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इनके कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति ने क्या किया है, खरे के कार्यकाल को 12 अक्टूबर 2023 से आगे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
बड़ी बिल्लियों के लिए एमपी का 7वां ये संरक्षित निवास स्थान है। कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? एमपी में है। अब देश में अगर बात की जाए सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है, तो वह एमपी में है। ये मैंने आप लोग को बता भी रखा है क्लास में, सर्वाधिक बाघों की संख्या एमपी में है। और एमपी को बड़ी बिल्लियों के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र जो बोल सकते हैं मिला है, जिसे क्या नाम दिया गया है? वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व कहा जाता है, जो राज्य में क्या है? यह 7वां है। अब बात की जाए कि राज्य में बड़ी बिल्लियों की संख्या में 2018 में कितना था? 526, जो अगर 2023 में बढ़कर कितना हो गया? ये 725 हो गई है। बड़ी बिल्लियों की संख्या कितनी हो गई है? 725 हो गई। इसके अलावा जो 6 अन्य जो बाघ अभ्यारण्य हैं एमपी में, 6 कौन कौन से हैं? कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी। इसका नाम को भी ध्यान रखिएगा। और अभी कौन सा हो गया? वीरांगना दुर्गावती। अब अगर बात की जाए कि बाघों की संख्या की, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एमपी में है। और इसके बाद कर्नाटका और उत्तराखंड का स्थान आता है। इसको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सर्वाधिक अगर वन की बात की जाए तो वो भी एमपी में ही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में, कहां पर? अगुआड़ा में मनाया गया है। तो भारत का कौन सा ये पहला लाइट हाउस है, जो कि गोवा के किला कौन सा? अगुआड़ा में एक किला है, वहां पर ये सेलिब्रेट किया गया है। एक्चुअली 23 सितंबर को भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में आपको इस साल मैंने न्यूज में बता रखा है कि 75 टोटल कितने 75 प्रतिष्ठित जो है लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ को बोला जाए तो क्या है कि समुद्री इतिहास के को फिर से जीवंत करना और उनकी शानदार कहानियों को दुनिया के सामने उजागर करना है। जो 75 लाइट हाउस आप देख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि जो समुद्री जो इतिहास है उसको दुनिया के सामने लेकर के आना। तो लाइट हाउस एक फेस्टिवल उत्सव जो है यह समुद्री इतिहास से छुपे हुए जो भी रत्न है उसको उजागर करना और ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों की अनकही कहानियों को उजागर करता है। तो 75 लाइट हाउस का संबंध किससे है? तो समुद्री इतिहास से, उससे जो भी उससे संबंधित जो भी इतिहास रहे हैं या उसकी जो भी कहानियां रही है उसको क्या करना है? जनता के सामने उजागर करना है। इसको ध्यान रखना है कि इस लाइट हाउस का संबंध किससे है। नेक्स्ट है, एमपी सरकार ने यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ क्या है? साझेदारी किया है। आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं सक्षम, ये एक सक्षम दिख रहा है। सक्षम का मतलब क्या होता है कि आप इस चीज को करने के लिए सक्षम है, यानी अपने जीवन को इस प्रकार से सक्षम कर। सक्षम एक वर्ड है जिसका क्या मतलब क्या होता है? हम लोग डेली यूज में हम लोग सक्षम है इस काम को करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। यानी सक्षम का संबंध किससे हो गया? जीवन के कौशल विकास को आगे बढ़ाना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मैजिक बस इंडिया के साथ यह फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। चलिए देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो मैजिक बस जो है मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेगी और ये मास्टर ट्रेनर क्या करेंगे? 18,000 सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, सरकारी शिक्षकों को। अब ये क्या करेंगे? 9,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख किशोरों को क्या करेंगे? जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। यानी जो मास्टर जो बस की बात की जाएगी, मैजिक जो बस की बात की गई, वो पहले मास्टर ट्रेनरों को ट्रेन करेंगे और वो क्या करेंगे? 18,000 जो सरकारी शिक्षक है उनको ट्रेन करेंगे और वो ट्रेंड टीचर क्या करेंगे? जो अपने स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वो क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। जैसे 9,000 जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा? 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। 9,000 सरकारी स्कूलों के 10 लाख बच्चों को। क्लियर? अब मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों में सक्षम परियोजना, मैंने अभी आपको बताया सक्षम, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा था, सक्षम परियोजना प्रोजेक्ट जो है शुरू करने के लिए क्या किया है? एमपी सरकार के साथ जो है साझेदारी की है। प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम है, यानी लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम है ये एक। और किस प्रकार का है? तो यह एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है जो कि शिक्षा और कौशल प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षा और कौशल प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए मैजिक बस इंडिया का संबंध किससे है? सक्षम से। और सक्षम क्या है? तो इसका संबंध है एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम से, यानी लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम से। और आप बोल सकते हैं कि शिक्षा और कौशल से इसका संबंध है, जो कि क्या कर रहा है? 18,000 सरकारी शिक्षकों को ट्रेन करेगा और ये सरकारी शिक्षक 9,000 जो सरकारी स्कूल है उसके 10 लाख किशोरों को क्या करेंगे? जीवन कौशल प्रदान इनके तहत किया जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सरकार ने गोबर-धन पहल के तहत बायोगैस संयंत्रों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया है, एक रजिस्टर्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। किसके लिए? बायोगैस के लिए। तो क्या उसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है जो बायोडिग्रेडेबल और जैविक जो कचरा है उसको क्या करना है, बायो गैस, सीवीजी और जैविक खाद जैसे उच्च मूल्य वाले संसाधनों में इसको क्या करना है, बदलना है। उद्देश्य इसका यही है। अब होता क्या है, गोवर्धन जो पहल है इसके तहत क्या किया गया है, बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस हो गया, सीबीजी, इसके संयंत्रों में उत्पादित जो भी किण्वित कार्बनिक खाद्य होते हैं या आपका तरल किण्वित कार्बनिक खाद हो गया या फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद हो गया, इन सभी की बिक्री के लिए 1500 रुपए जो है प्रति मीट्रिक टन की क्या की गई है, आप इसको बोल सकते हैं कि 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता भी दी जाएगी। एंड गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है गोवर्धन को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, गाल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन की फुल फॉर्म है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ने क्या किया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, चक्रीय यानी रोटेशन वाले जो इकोनॉमिक्स है उसको बढ़ाने की दिशा में क्या किया है, कचरे को धन में बदलने की एक प्रमुख एक व्यापक पहले, जो भी कचरा होगा उसको इस प्रकार से क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा, तो काइंड ऑफ क्या हो गया, धन में बदलने की प्रक्रिया हो गई, क्योंकि 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन भी तो दिया जा रहा है, 1500 रुपए क्या है प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा इसकी नोडल एजेंसी कौन है, जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो है गोवर्धन पहल के लिए एक नोडल एजेंसी है। कौन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो है इसका एक क्या है, नोडल एजेंसी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पहला C295 टोटल कितने की बात की गई है, टोटल कितने खरीदने की बात की गई, 56 में से पहला C295 परिवहन जो विमान है वो कहाँ, यूपी के हिंडन वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इसको, इस इंफॉर्मेशन को, तो किसमें शामिल किया गया है, इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल कर लिया गया है। एक्चुअली C295 जो परिवहन है किसका स्थान किसका ले रहा है, तो ध्यान रखिएगा HS748 की जगह लेगा और यह भारतीय वायुसेना की क्या है, मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा। सितंबर 2021 में यानी 2 साल पहले भारत ने क्या किया था, 21,935 करोड़ रुपए में, टोटल का बजट कितना है 21,000, इस बजट को भी ध्यान रखना है, 21,935 करोड़ का यह बजट था और इस बजट में 56 एयरबस C295 विमानों को क्या किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, यह ऐसा इसकी औपचारिक रूप दिया गया था। इस ऑर्डर पर मौजूद 56 यानी टोटल 56 विमानों में से क्या किया गया, पहले जो 16 C295 को सिविले में सैन पाब्लो सूट साइट पर असेंबल किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि कितने 16 को, रेस्ट ऑफ कितने रह गए, 40 रह गए, इसका निर्माण और संयोजन कहाँ है, बड़ोदरा यानी गुजरात में क्या किया जाएगा, फाइनल असेंबली लाइन में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसका विकास किया जाएगा। और निजी क्षेत्र का कौन सा है, मेक इन इंडिया, चलिए इसका उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया, जो एयर स्पेस कार्यक्रम के तहत इन विमानों का निर्माण किया जाएगा, मेक इन इंडिया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत पहला निर्मित C295 सितंबर 2026 में बड़ोदरा कारखाने से निकालेगा और अंतिम विमान अगस्त 2031 तक भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। पहला कब तक निकालेगा, 2026 तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा। इन्होंने क्या किया, हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। कहां पर किया गया है सॉरी, सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया। अब देख लेते हैं, फेलोशिप के हिस्से के रूप में शर्मा को सार्वजनिक कार्यों और विकास में उनके समर्पित नेतृत्व के लिए ली कुआन यू फेलोशिप के रूप में सिंगापुर आने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसके लिए किया गया है, सार्वजनिक कार्यों और विकास के लिए। शर्मा यह फेलोशिप पाने वाले असम के क्या है, ये पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा शर्मा को विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए क्या किया गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर बात की जाए इस फेलोशिप को लेकर के, तो यह फेलोशिप जो है 1991 में स्थापित की गई थी। कब से, 1991 में इसको स्थापित किया गया था और सिंगापुर में इसको उच्च स्तरीय अगर बोला जाए यात्राओं के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित क्या करती है। फेलोशिप सिंगापुर के संस्थापक कौन है, प्रधानमंत्री ली कुआन यू को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में शुरू की गई थी। यह फेलोशिप व्यक्ति को उनके राष्ट्र के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या किया जाता है, यह पुरस्कार जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, अंत्योदय दिवस
जो है 2023 कब सेलिब्रेट किया गया? 25 सितंबर को। कौन सा है? अंत्योदय दिवस। देख लेते हैं क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2014 में, 2014 में सरकार ने क्या किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती थी? 98 यानी 98वीं जो जयंती थी उसी के सम्मान में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाने का इसने क्या किया? घोषित किया गया था। अब इनका जन्म कब हुआ था? पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 को यूपी के मथुरा जिले में हुआ था। और 11 फरवरी कब इनकी डेथ हो गई थी? 1968 को इनका निधन हो गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंडित दीनदयाल के नाम से देश में अन्य कई योजनाएं चलती है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी NRLM। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU JKY। अगर बात की जाए मुगलसराय स्टेशन का नाम, तो उसका नाम भी क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम रखा गया है, DDU मुगलसराय स्टेशन का नाम। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाई जाती है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने तख्ता पलट प्रभावित नाइजर से क्या किया है? सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। क्यों किया है? देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, नाइजर में वर्षों से जो है फ्रांस विरोधी जो भावना है वो क्या है? चल रही है, लगातार चल रही है। और इसमें स्थानीय राजनेता जो है नव उपनिवेशवादी नीतियों को क्या करते हैं? लागू करने के लिए फ्रांसीसी सरकार को क्या कर रहे हैं? वो दोषी ठहरा रहे हैं। नाइजर कहाँ है? पश्चिम अफ्रीका। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अफ्रीका का मैप हो गया, ये अफ्रीका का मैप है। जस्ट मिनट, आई थिंक बैटरी डाउन हो रही है। जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं बस बैटरी थोड़ा चार्ज में लगा दूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये क्या क्या कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर ये नाइजर है। तो कहाँ पर है ये? पश्चिम अफ्रीका में। ये कई पुरानी जो फ्रांसीसी उपनिवेशों का, यह फ्रांसीसी उपनिवेशों में से यह भी एक नाइजर भी था। अब बात की जाए नाइजर की, तो पश्चिम अफ्रीका में क्या किया है? यह एक जमीन से घिरा हुआ देश है। नाइजर यहाँ है तो टोटल क्या है? जमीन से घिरा हुआ देश है। इसका तट किसी समुद्र से तो नहीं है। इसके अलावा इसकी सीमा किससे किससे लगती है? तो लीबिया, चाड, नाइजीरिया। इसकी सीमा किससे किससे लग रही है? लीबिया हो गई, चाड हो गई, नाइजीरिया हो गया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया से लगती है। यानी इसकी सीमा कुल इतने देशों से लग रही है। इसके अलावा इसकी राजधानी कहाँ है? नियामी। और मुद्रा क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। इसकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। नेक्स्ट है अली लेमिन जिन, वर्तमान इसके प्रधानमंत्री हैं। अली लेमिन जिन इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भरतनाट्यम नृत्यंगना कौन है? सरोज वैद्यनाथन का क्या किया गया? 86 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया है। और इनका संबंध अगर बोला जाए तो किस प्रकार से था? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से रहा है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है 25 सितंबर को राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में क्या किया है? ग्रामीण आवास योजना को लॉन्च किया है। कौन सी है? ग्रामीण आवास योजना को लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा श्रमिक आवास योजना भी लॉन्च की गई। उसके तहत भी सहायता प्रदान की जा रही है, जो प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जो श्रमिक लाभार्थी हैं उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2023 को 26-27 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जिसका आयोजन MP में किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी जो है शामिल। कॉन्क्लेव का मतलब क्या हो गया? 100 स्मार्ट सिटी इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। ड्रोन शक्ति कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन? तो यूपी के हिंडन वेस्ट गाजियाबाद में किया गया है। कर्मा पूजा कहाँ की है? झारखंड के निवासियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कर्मा पूजा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत और अमेरिका के बीच में यह आयोजित किया गया है। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट है भारत ने सीमेंट के रसायन विज्ञान पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की है? उसने बोली जीती है। नेक्स्ट है I2U2। I2U2 में कौन कौन शामिल है? इजराइल एंड इंडिया, यानी I2U2 यानी UAE और USA, ये दोनों क्या है? शामिल है। और ये सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट है कि इन्होंने क्या किया है? एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की जो है इन्होंने घोषणा की है। पहला MotoGP भारत यूपी के कहां पर? ग्रेटर नोएडा जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर शुरू किया गया है।
25 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने, तो 40% जो ग्रेजुएट है वो क्या है, बेरोजगार है। 40% से कम जो है वो बेरोजगार। और ये रिपोर्ट है किसकी, तो ये रिपोर्ट है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की है। किसको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो माता कौन है, अमृता नंदमयी नंद देवी को जो है को सम्मानित किया गया है। किसको अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है, 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस जो है यह मनाया जाता है। कौन सी टीम है जो आईसीसी की तीनों फॉर्मेट नंबर 1 टीम बनी है, तो भारतीय क्रिकेट टीम बनी है। कहाँ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, तो यह नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल ने किसका उद्घाटन किया, गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है किसका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, बॉलीवुड राइटर कौन है, प्रयागराज का निधन हो गया है। ग्रीस देश के एपिरस माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचरिया को किस सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर, देख लेते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। गोवर्धन पहल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, किण्वित जैविक खाद्य की बिक्री के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी, फर्स्ट हो गया। सेकंड है गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, दादा भाई नौरोजी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है वो कौन लॉन्च करेगा। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया है, तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तेजू हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब इसको मिलाकर के टोटल कितने एयरपोर्ट हो गए अरुणाचल प्रदेश में, 4 एयरपोर्ट हो गए हैं, 4 एयरपोर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है फ्रांस ने सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया है, नाइजर, केन्या, गैबोन, लीबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइजर से बुलाने का निर्णय लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैजिक बस के साथ एमपी गवर्नमेंट ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नए एफसीआरए दिशा निर्देशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एफसीआरए लाइसेंस वाले एनजीओ को विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्ति का विवरण जमा करना होगा, इसे विदेशी अंशदान विनिमय नियम 2011 में संशोधन किया है। तो सही कोड को चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एक और दो दोनों सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, यह किस विमान का स्थान लेगा, HS-748 एवरो, बोइंग 707, गल्फ स्ट्रीम G110, सुखोई 30। तो ये किसका स्थान लेगा, यह लेगा HS-748 एवरो का स्थान लेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने इस दिन की स्थापना किस वर्ष की थी, 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा को डैश की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सिंगापुर। तो आज की क्लास में हम लोग ने देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोगों ने
फन फैक्ट्स को देखे हैं, एमसीक्यूज को भी देखा है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आज की क्लास मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, चलिए कोई नहीं, कल की क्लास में पूछ लूँगी। आज काफ़ी डिले भी हो गई थी वीडियो अपलोड करने में, तो इसका भी एक प्रेशर है। और दूसरी चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि जो जिन स्टूडेंट्स के आंसर सही आए हैं, रेखा, अनूप एंड चंद्र प्रकाश, थैंक यू सो मच। आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जो है निरंतरता के साथ बिल्कुल जारी रखें। वन डे आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित होगा। और इतनी भी गारंटी है कि करंट अफेयर्स में जो कि आप लगातार देख रहे हो और आंसर कर रहे हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है, करंट अफेयर्स का भी जो तैयारी, वो अपने आप में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप हर दिन उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, और डे बाई डे अगर आप एवरीडे किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि वो तैयारी उसकी बेहतर होनी है। और फ्राइडे से मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को हिस्ट्री सेक्शन की भी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों को वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।